नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? सभी अच्छे हैं? अभी तक हमने साइंस पढ़ी है। साइंस के 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तीसरा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है। उसकी वीडियो अभी मैं डालने वाला हूँ। बच्चे ये कह रहे थे कि सर काम ज़्यादा हो गया, इसलिए कम वीडियो डालिए, क्योंकि सभी विषयों में आजकल सभी भैया बहन काम कर रहे हैं। लेकिन आज से हम एसएसटी पढ़ने वाले हैं। एसएसटी में अपनी जो बुक है, आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं, भारत और समकालीन विश्व। ये एक बुक है जो अपनी किताबों में है। इतिहास का इसमें पूरा पोर्शन आने वाला है, पूरी हिस्ट्री हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो पहले वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ पार्ट हैं, उसको देख लेते हैं। तो पहला अध्याय क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ने से पूर्व एक बार हम देख लेते हैं कि यूरोप क्या है। आप सब लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि पूरा विश्व 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है। उनमें से ही यूरोप भी एक महाद्वीप है। यह है एशिया महाद्वीप, जिसमें अपना देश भारत है। एशिया महाद्वीप से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप यूरेशिया के खंड हैं। इसके जो प्रमुख देश हैं, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, इटली, यहाँ तक कि ब्रिटेन, आइसलैंड, आयरलैंड जैसे द्वीप होते हुए भी यूरोप के ही हिस्से हैं। यूरोप में कुल 50 देश हैं। कितने देश हैं? कुल 50 देश हैं। और थोड़ा जान लेते हैं यूरोप के बारे में। क्षेत्रफल के आधार पर यह विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। कौन सा दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है? पृथ्वी की सतह का 2% भाग यूरोप में आता है। यूरोप का सबसे बड़ा जो देश है वो रूस है, जबकि जो कि केवल सांस्कृतिक रूप से ही यूरोप का हिस्सा है। और सबसे छोटा वेटिकन सिटी है। हम जानते हैं वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है और जो कि यूरोप के अंतर्गत आता है। जनसंख्या के आधार पर यदि हम यूरोप को देखें तो यूरोप एशिया और अफ्रीका के बाद तीसरे स्थान पर आता है। सबसे अधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में है, फिर अफ्रीका महाद्वीप में है, और तीसरे स्थान पर यूरोप का स्थान आता है जनसंख्या के आधार पर। पूरे विश्व की जितनी भी जनसंख्या है, पूरे विश्व की 11% जनसंख्या यूरोप के अंतर्गत आती है। और थोड़ा जाने तो दो विश्व युद्ध हुए अब तक, और दोनों विश्व युद्ध में से जो इन युद्धों की शुरुआत हुई है, ये यूरोप के जो मध्य क्षेत्र है, यूरोप के मध्य से ही इनकी शुरुआत हुई है। तो ठीक है, ये क्या है? यूरोप के विषय में थोड़ी जानकारी है। अब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ऐसा अपना आज का टॉपिक है, अध्याय है। और इस अध्याय में जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखें महत्वपूर्ण घटनाएं, तथ्य। क्या तथ्य हैं? 18वीं सदी में कई देश जैसे जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड आदि उस रूप में नहीं थे। क्या कह रहे हैं? 18वीं सदी में, 18वीं अभी कौन सी सदी चल रही है? 21वीं सदी चल रही है। बात कौन सी सदी की हो रही है? 18वीं सदी की। 18वीं सदी में कई देश जैसे जर्मनी, इटली तथा स्विट्ज़रलैंड आदि उस रूप में नहीं थे जैसा कि आज हम इन्हें देखते हैं। ये छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थे, जिनका अपना एक स्वतंत्र शासक होता था। अभी तक हम कई बार इतिहास में सुनते हैं, कई बार कुछ भाषणों में भी सुन लेते हैं कि भारत जब अंग्रेज़ों का गुलाम था, आज़ादी से पहले भारत भी छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था। तो जैसे भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जैसे झांसी एक राज्य था, और
कश्मीर एक रियासत थी। ऐसी छोटी छोटी रियासतों में भारत बटा हुआ था और उनके स्वतंत्र शासक होते थे। इसी तरह से जैसे भारत के छोटे छोटे अपने स्वतंत्र राज्य थे, उसी तरह से यूरोप में भी जो ये देश हैं ये भी कई कई खंडों में बटे हुए थे। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। अब 1789 की फ्रांसीसी क्रांति मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में भी आता है। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति है, यानी कि जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? फ्रांसीसी क्रांति से। अब फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 में। इसने फ्रांस में राजतंत्र समाप्त कर प्रभुसत्ता फ्रांसीसी नागरिकों को सौंपी। अब जो ये फ्रांस की क्रांति थी, इसमें क्या हुआ? फ्रांस में उससे पहले राजतंत्र चलता था। राजतंत्र आज अपने देश में भी क्या है? लोकतंत्र है। लोकतंत्र मतलब जनता का शासन। लेकिन जब राजतंत्र की बात करते हैं तो राजतंत्र क्या होता है? राजतंत्र कोई एक राजा होता है, उसी के नियम कानून चलते हैं, उसी के अनुसार सब कुछ चलता है, जब वो तानाशाह बन जाता है। तो इससे पूर्व जो फ्रांस था, फ्रांस में 1789 से पूर्व जो 1789 में क्रांति हुई थी, उससे पूर्व वहाँ पर राजतंत्र था। लेकिन 1789 की जो क्रांति हुई उसने फ्रांस से राजतंत्र को समाप्त कर दिया और फ्रांसीसी नागरिकों को सत्ता उनके हाथ में आ गई, यानी कि अब लोकतंत्र की तरफ जो है फ्रांस बढ़ने लगा। इस क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा शासन करता था। देखो हमने बात की कि राजतंत्र क्या होता है? जिसका एक शासक होता है। तो इसके बाद हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। छोटे छोटे पॉइंट हैं, आप इनको नोट कर लेंगे। ये फ्रांस की क्रांति के बारे में हमने देखा। यूरोप के राष्ट्रवाद का जो उदय है उसको समझने के लिए छोटी छोटी बातें हम इसमें देखेंगे। आगे तीसरा पॉइंट क्या है? हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। 1804 की नेपोलियन संहिता। नेपोलियन क्या था? नेपोलियन भी यूरोप का एक शासक था। अब उसकी 1804 की क्या संहिता थी इसमें देखते हैं। इसे 1804 में लागू किया गया। इसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। इसने न केवल न्याय के समक्ष समानता स्थापित की बल्कि संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित किया। तो एक बार और देख लेंगे, संपत्ति के आधार को भी सुरक्षित किया। हम इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। कहाँ थे? हाँ, इसने न केवल जो 1804 की बात हो रही है, जो नेपोलियन की जो संहिता थी, जब उसको लागू किया गया, इसने जन्म है, जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। पहले क्या था? जन्म पर आधारित ही कुछ विशेष अधिकार थे, जैसे राजा का बेटा ही राजा बनेगा और जो उसके सेनानायक होते थे, सेनानायक का बेटा ही सेनानायक बनेगा। तो नेपोलियन संहिता में क्या हुआ? नेपोलियन संहिता लागू होते ही ये विशेषाधिकार वहाँ से समाप्त हो गए। इसने न केवल न्याय के समक्ष समानता स्थापित की बल्कि संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित किया। इससे क्या हुआ? जो न्याय है, न्याय में समानता आ गई, सभी को समान रूप से देखा जाने लगा, कोई बड़ा छोटा नहीं रहा और जो संपत्ति का अधिकार था वो भी क्या हो गया? सुरक्षित हो गया। तो ये किससे हुआ? 1804 की नेपोलियन संहिता से। अब इसके बाद हम देखते हैं पॉइंट 4, क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। ध्यान देंगे, क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। यानी कि जो फ्रांस है, फ्रांस में जो उदारवाद मतलब जिसमें सभी को समान समझा जाता हो, प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग हुआ। वहाँ वोट देने और चुने जाने का अधिकार केवल उन्हीं पुरुषों को था जिनके पास संपत्ति थी।
देखो क्या था उस समय, वोट केवल वो दे सकते थे जिनके पास संपत्ति थी। संपत्ति विहीन पुरुषों और सभी औरतों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। केवल थोड़े ही समय के लिए जैकोबिन शासक के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था। यानी कि किसके समय में, वहाँ पर एक शासक आए जैकोबिन, उनके शासक के समय कुछ वयस्क जो युवा थे, युवा पुरुष थे, उनको उसने क्या किया, मताधिकार का, मत देने का अधिकार दिया। मगर नेपोलियन की संहिता पुनः, नेपोलियन की जो हमने अभी पीछे पढ़ा था, नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस लाई और उसमें महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। जिस यूरोप की हम आज बात करते हैं कि वहाँ पर महिलाएं इतने स्वतंत्र हैं, वास्तव में आज महिलाएं स्वतंत्र हैं, लेकिन इतिहास में वहाँ पर भी बुरा हाल था, अपने देश से भी ज़्यादा बुरा हाल था। अपने देश में तो महिलाएं हमेशा से समान रही हैं। अगर मध्यकाल को छोड़ दें तो इतिहास में अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करें तो प्राचीन इतिहास में अपने देश की जो महिलाएं हैं उनको बराबर पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त थे। लेकिन जो यूरोप है, जो इधर के देश हैं, वहाँ पर महिलाओं को पूरे अधिकार नहीं थे। तो ठीक है, इसे आगे देखते हैं, इसको और ऊपर कर लेते हैं, यहाँ तक आप पूरा कर लेंगे। अब हम वियना कांग्रेस पढ़ेंगे। अब देखेंगे पॉइंट 6, वियना कांग्रेस। 1815 में ब्रिटेन, ध्यान देंगे, 1815 में ब्रिटेन, प्रसा, रूस और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, ये यूरोप के देश हैं। इन सब ने क्या किया, जिस समय नेपोलियन ऐसा शासक बना जो सभी को हराते हुए अपने क्षेत्र में लेता चला गया नेपोलियन ने, तो फिर क्या किया, ये सारे देश जिसमें ब्रिटेन, प्रसा, रूस, ऑस्ट्रिया, ये जो यूरोप की कुछ शक्तियाँ थी, इन्होंने मिलकर क्या किया, यूरोप को, नेपोलियन को हरा दिया। तो क्या पढ़ रहे थे, 1815 में ब्रिटेन, प्रसा, रूस, ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में इकट्ठा हुए, जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने की। ठीक है, तो क्या है ये, वियना कांग्रेस। कई बार एक नंबर में आ जाता है कि वियना कांग्रेस के विषय में आप बताइए, क्या बताएंगे, तो उसके विषय में यहाँ से लिख देंगे। अब 7वां पॉइंट देखते हैं, क्या है, वर्साय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जनवरी 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया। क्या था ये, वर्साय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जनवरी 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया। ठीक है, अब 8वां पॉइंट देखते हैं। 1861 में इमैनुअल द्वितीय को, किसको, इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया। किसका, एकीकृत इटली। इटली जो छोटे छोटे खंडों में बटी हुई थी 1861 तक, वो क्या हो गई, इकट्ठा हो गई। इटली के जो छोटे छोटे राज्य थे, स्वतंत्र राज्य, उनको मिलाकर एक देश बना जिसका नाम इटली हुआ। और उसमें क्या हुआ, इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया। अब राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका, ये जितने राष्ट्रवादी संघर्ष हुए, इनमें यूरोप की जो महिलाएं थी उनका क्या योगदान रहा, आगे हम इसमें पढ़ते हैं। राष्ट्रवादी आंदोलन, यूरोप में सभी यूरोपीय राज्यों जैसे फ्रांस, इटली की औरतों ने सक्रिय योगदान दिया। महिलाओं ने अपने समाचार पत्र शुरू किए,
अनेक स्वतंत्र राजनीतिक संगठन बनाए और प्रदर्शनों में भाग लिया। क्या किया? प्रदर्शनों में भाग लिया। अब इसके बाद इतना होने पर भी इन्हें असेंबली के चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं था। इन्होंने इतना योगदान दिया, ये राजनीतिक संगठन भी बनाए अपने, लेकिन राजनीतिक संगठन बनाने के बावजूद भी जो है असेंबली के जो चुनाव होते थे उनमें महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं हुआ। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। कुलीन वर्ग। अब कुलीन वर्ग किसे कहते हैं? क्या है? कुलीन वर्ग। ये शब्द आज भी चलता है, कुलीन वर्ग। तो उस समय क्या था और आज के परिप्रेक्ष्य में इसका क्या अर्थ है, इसे देख लेते हैं। ये जमीन के मालिक और यूरोपीय महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग था। ये क्या थे? कुलीन वर्ग, जिनके पास बहुत सारी ज़मीन होती थी। वास्तव में जो पहले जो भूमि थी, ज़मीन थी, वो एक वर्ग के हाथ में ही होती थी, एक वर्ग विशेष के हाथ में होती थी, और शेष जो आम जनता होती थी, आम लोग होते थे, उन्हीं के यहाँ पर सब काम करते थे। वो अपने अनुसार लोगों को खेती बांटते थे और उनसे कर वसूल करते थे। तो कुलीन वर्ग कौन थे? ये कुलीन वर्ग का अगर अर्थ हम समझे, ये जमीन के मालिक व यूरोपीय महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग था एक। दूसरा शब्द आता है निरंकुशवाद। बहुत बार ये शब्द दोहराया जाता है, निरंकुशवाद। निरंकुश यानी कि जिस पर कोई अंकुश ना हो, ऐसा निरंकुशवाद, उसके विषय में पढ़ते हैं। एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश न हो। निरंकुश शासक है, जो राजा कहेगा वही सर्वोपरि है, राजा के कानून चलेंगे। राजा यदि कहेगा कि ये रास्ता इधर से बंद करना है, इधर से खोलना है, और वोट किसको देनी है, वोट किसको नहीं देनी है, जितने भी कानून हैं, जैसे अभी हम देखते हैं तो अगर ग्राम पंचायत से लेकर शुरू करें तो कानूनों का एक, घर से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, हमारे आसपास बहुत सारे नियम कानून हैं जो कि किसने बनाए हैं? सरकार ने बनाए हैं। और हमारे यहाँ जो अब क्या होता है लोकतंत्र में, सरकार कोई भी हो, वो पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी पूरे अपने ही नियम, सभी नियम कानून नहीं बना सकती। तो लेकिन निरंकुशवाद में ऐसा नहीं होता, जो राजा ने कह दिया वही सर्वोपरि है। दूसरा आगे एक शब्द और देखते हैं, उदारवाद। इन शब्दों को समझना है, उदारवाद क्या होता है। उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द लातीन भाषा के मूल शब्द लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का अभिप्राय था व्यक्ति के लिए आज़ादी व कानून के समक्ष समानता। तो उदारवाद क्या है? उदारवाद लिबरलिज्म शब्द लातीन भाषा के मूल शब्द लिबर पर आधारित है। जो उदारवाद है ये लिबर से बना है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। इसका क्या अर्थ है? उदारवाद का स्वतंत्रता। यानी कि उदारवाद हम किसको कहेंगे? क्या देते हैं ना, ये व्यक्ति बड़ा उदार है। उदार मतलब जो स्वतंत्रता देने में क्या रहता है, कई बार कुछ घर होते हैं जिसमें पिताजी की पूरी क्या चलती है, बस जो पिताजी ने कह दिया वही अंतिम। लेकिन कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो बच्चों को कुछ स्वतंत्रता देते हैं, उनको कहेंगे उदारवादी माता पिता। नए वर्ग के लिए उदारवाद का अभिप्राय था व्यक्ति के लिए आज़ादी व कानून के समक्ष समानता। अब जनमत संग्रह। जनमत संग्रह एक आम शब्द है, हम आज भी सुनते रहते हैं। जनमत संग्रह क्या है? जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष क्या है? एक प्रत्यक्ष मतदान, जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। जनमत संग्रह मतलब
जनमत संग्रह। जनमत संग्रह मतलब जन माने जनता, मत माने उनका विचार, संग्रह माने इकट्ठा करना। क्या हो गया? जन माने जनता, मत माने उनका विचार और संग्रह माने इकट्ठा करना। तो एक प्रत्यक्ष मतदान वो सामने मतदान होता है जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है। तो इसके बाद क्या है? रूढ़िवाद। ये शब्द भी देखो बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, रूढ़िवाद। अब रूढ़िवाद क्या होता है? रूढ़िवाद मतलब जो आज भी कह देते हैं, हमें भी समाचारों में बड़ा एक शब्द चल रहा था कि कुछ लोग रूढ़िवादिता के कारण देश के लिए खतरा बने हुए हैं। रूढ़िवादिता मतलब अपनी पुरानी परंपराओं को, जो जिनका कोई आधार नहीं है, जिनका कोई प्रमाण नहीं है, ऐसी परंपराओं को आगे बढ़ाना ही क्या है? रूढ़िवाद कहलाता है। तो यहाँ देखते हैं हम रूढ़िवाद का क्या मतलब है। एक ऐसा राजनीतिक दर्शन। क्या है? राजनीतिक दर्शन। दर्शन मतलब हम इसको विचार समझ सकते हैं। एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थानों, पौराणिक परंपराओं और रिवाजों पर बल देता है। रूढ़िवाद क्या हो गया? एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थानों, पौराणिक परंपराओं और रिवाजों पर बल देता है। ये इसने बस छोटी ऐसी डेफिनेशन दे दी जो बिल्कुल सधे हुए शब्दों में है, लेकिन अगर हम इसको सही से समझेंगे, रूढ़िवादिता का मतलब वही है जो पुरानी, जिनका कोई आधार नहीं, ऐसी परंपराएं जिनसे आज के परिप्रेक्ष्य में नुकसान होता है। आज का जो मनुष्य है, आज की जो जनता है, आज की जो दुनिया है, पूरा विश्व उसके अनुसार चल ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी कुछ लोग उन्हीं के अनुसार चलने का प्रयत्न करते हैं। उसी को क्या कहते हैं? रूढ़िवादी कहते हैं। अब छठा पॉइंट देख लेते हैं, यूटोपिया। ये क्या है? कल्पना दर्श। यूटोपिया क्या है? यूटोपिया कल्पना दर्श। एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। यूटोपिया क्या है? एक कल्पना है। एक ऐसी कल्पना करते हैं कि ऐसे समाज की कल्पना, जैसे आज भी हम बात करते हैं कि राम राज्य चाहिए, एक कल्पना है। रामचंद्र जी का शासन कितना अच्छा रहा होगा, लोग कितने खुश रहे होंगे कि आज भी राम राज्य की कल्पना होती है। ऐसी ही ये कल्पना है। यूटोपिया क्या है? एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि इतना क्या है, उसका साकार होना लगभग असंभव है। ये इतनी बड़ी आदर्श मान लिया कि उसका साकार होना असंभव हो गया। बिल्कुल ऐसा समाज मान लिया कि भाई कोई बिल्कुल झूठ नहीं बोलेगा, कोई किसी से जो भी मान लो झूठ बोले भी कैसे काम चलेगा। एक दुकानदार है, उसका काम नहीं चल पाएगा, उसको कई बार कहना पड़ेगा नहीं भैया ये इतने का है। जैसे एक वकील है, उसको भी बहुत बार झूठ बोलना पड़ता है। कई बार चोरों को तो सारा ही झूठ बोलना पड़ता है। अगर ऐसा समाज हो जाए तो फिर तो ना कोई चोर होगा, ना कोई गद्दार होगा, ना कोई झूठ बोलेगा, ना गाली गलौज होंगी, ना झगड़ा होगा। ऐसा समाज, कल्पना तो अच्छी है लेकिन असंभव है। अब हम सातवां पॉइंट देख लेते हैं, रूमानीवाद। ये रूमानीवाद क्या है, इसको देखते हैं। एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन। रूमानीवाद क्या है? सांस्कृतिक आंदोलन। सांस्कृतिक मतलब अपनी जो रीति रिवाज हैं उनको बढ़ाने वाला, उनको यानी कि संस्कृति जो है उसी को संस्कृति उससे ही बना है। एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। रूमानीवाद क्या है? एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। राष्ट्रीय भावना का क्या मतलब? जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारा खान पीन है, जो कपड़े हम पहनते हैं, वही सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसा एक आंदोलन चला जो संस्कृति से पूरी तरह से जुड़ा हुआ था। उस आंदोलन को क्या कहा? रूमानीवाद। उसके बाद आता है नारीवाद। नारीवाद मतलब स्त्री से संबंधित है। अब मान लो स्त्रियों को अगर कहीं सही से अपना अधिकार नहीं मिलेगा तो क्या होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्त्रियों के लिए भी सम्मान चाहते हैं, स्त्रियों को
बराबर का अधिकार मिले उसके लिए आवाज़ उठाते हैं तो उसको क्या कहेंगे, हम नारीवाद कहेंगे। अब देख लेते हैं, स्त्री पुरुष को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवाद है। देखो कितना अच्छा दिया है। स्त्री पुरुष को सामाजिक, सामाजिक मतलब समाज, जो समाज क्या है, हमारे आसपास के जो लोग हैं उनसे मिलकर समाज बनता है। कई बार क्या होता है, जो कोई चोरी कर लेता है उसको क्या कहते हैं, इसने चोरी की है, इसका दूसरों पर गलत प्रभाव पड़ेगा। छोटे बच्चों पे ये झूठ बोलता है, ये गाली गलौज करता है, इससे जो छोटे हैं उन पर इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। वो समाज है पूरा। तो इसमें क्या बात हुई, स्त्री पुरुष को सामाजिक, यानी कि वो सामाजिक होना चाहिए। सामाजिक मतलब समाज के अनुरूप चलने वाला। आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवाद है। यानी कि जिसमें ये सामाजिक होगा, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता होगी, कि सोच के आधार पर जितना भी आता है वो सब क्या है, नारीवाद के अंतर्गत आ जाता है, अगर ऐसा हो जाए। अब इसके बाद क्या है, जूकर्स। अब ये जूकर्स क्या है देख लेते हैं। नए नए शब्द है, शब्दावली है, हमें ये शब्दावली सीखनी है, क्योंकि ये बात ये नहीं है एग्ज़ाम में कितनी आती है, एग्ज़ाम में भी आती हैं। जो एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमारी समझ बढ़ाने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब इसे देखते हैं। जुकर्स क्या है, परसा की एक सामाजिक श्रेणी का नाम जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल थे। लो भाई, जुकर्स क्या है, परसा की एक सामाजिक श्रेणी है, उसका नाम है सामाजिक श्रेणी का, जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल थे। इसमें केवल जुकर्स में क्या आते थे, जो जमीन जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीन थी उसको क्या कर लेते थे, एक श्रेणी में बांट दिया और श्रेणी को क्या नाम दिया, जुकर्स। अब ये लास्ट पॉइंट है, उसके बाद हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। 10वां पॉइंट देख लेते हैं एक बार। जालवेराइन क्या है, जालवेराइन, जालवेराइन क्या है, यह एक जर्मन शुल्क संघ था। क्या है, जर्मन मतलब जर्मनी का, शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। यह संघ 1834 में परसा की पहल पर स्थापित हुआ था। किस पर स्थापित हुआ था, परसा की पहल पर स्थापित हुआ था। इसके विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो पहले 20 से भी अधिक थी। यानी कि उससे पहले 20 तरह की मुद्राएं चलती थी, और इसको क्या किया, किसको, जालवेराइन के तहत क्या हुआ, मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो पहले 20 से अधिक थी। यह संघ जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक है। क्या है, जो जर्मनी का आर्थिक एकीकरण हुआ, क्योंकि जो जर्मनी है उसमें एक ही राज्य में कई तरह की मुद्राएं चलती थी। 20, अब देखो इसमें 20 से भी अधिक तरह की मुद्राएं चलती थी, लेकिन जालवेराइन इस संस्था ने क्या किया, इस संघ ने क्या किया, 1834 में परसा में यह स्थापित हुआ। 1834 में कहाँ स्थापित हुआ है, परसा में स्थापित हुआ, और इसने विभिन्न राज्यों के बीच में जो अलग अलग तरह की मुद्राएं चलती थी। अब देखो हमारी मुद्रा क्या है अपने देश की, रुपया। तो रुपया पूरे भारत में चलता है, ऐसा तो नहीं कि उत्तराखंड का रुपया है, उत्तर प्रदेश का कोई मान लो डॉलर है या यूरो है। ये अलग अलग देशों की तो मुद्राएं अलग अलग होती है, लेकिन एक देश की एक ही मुद्रा होती है जो सभी राज्यों में चलती है। तो ऐसा कहाँ किसने किया, 1834 में परसा में एक संघ स्थापित हुआ, उसने ये किया। तो ठीक है, आप इस वीडियो को, जो जितने क्वेश्चन हैं, आप वीडियो को रोक रोक कर इनको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। इसको ऐसे जैसे इसमें है ऐसे ही नोट करना है। इसकी फेयर कॉपी बनानी है, 2 साइड कॉपी बनाएंगे, थोड़ी बड़ी कॉपी बनाएंगे। बड़ी कॉपी बनाने से क्या होगा, रजिस्टर बनाएंगे। रजिस्टर बनाने से क्या होगा, जो शेष बुक्स हैं इसमें हम जो 5 बुक्स हैं, 5 बुक्स में से
3 बुक्स का काम इसमें ही आ जाएगा। तो ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, कोरोना से अपने को बचा कर रखिए, घर वालों का कहना मानिए, लड़ाई झगड़ा आपस में मत कीजिए और पढ़ाई कीजिए। पढ़ने के लिए मैंने बताया था, जिसने नहीं देखी, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक, अभी कक्षा 6 से कक्षा 10 तक ही शुरू किया है। इसमें एसएसटी, मैथ और साइंस, आगे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में भी साइंस, मैथ और एसएसटी इसी चैनल पर अपलोड की जाएंगी सभी वीडियो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल क्या है? STUDY_QUA, यूट्यूब पर जाएं, इसको सर्च करें, चैनल खुलेगा, वीडियो खुलेंगी, वहाँ पर प्ले लिस्ट में विज्ञान की प्ले लिस्ट अलग बनी है, 10th क्लास की, 9th क्लास की विज्ञान की अलग बनी है, 8th क्लास की मैथ की अलग बनी है। तो अब एसएसटी की भी बन जाएगी, क्योंकि एसएसटी की पहली वीडियो है। ये पूरी एनसीईआरटी है, जो हमारे सिलेबस में आती है, जो हमारे एग्ज़ाम में आती है, उसी पर आधारित वीडियो है। इसमें हम पूरी जितनी भी 10th क्लास की एनसीईआरटी है वो करेंगे, 9th की करेंगे, 8th की करेंगे, 6th की करेंगे और 7th की करेंगे। तो ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। नमस्कार।